गेम्स कई तरह के होते हैं। ये इंसान के मनोरंजन को बढ़ाते हैं, उदासी और अकेलेपन को दूर करते हैं, लेकिन कभी कभी यही गेम आपकी मौत की वजह भी बन सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी गोविंदपुर शहर की है, जहां अभिषेक नाम का लड़का अपनी माँ शीतल के साथ रहता था। अभिषेक इकलौता बेटा था, जिसके चलते शीतल उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी करती थी। जो चीज वो मांगता वो उसे मिल जाती थी। एक दिन गांव से अभिषेक के दादा मोहन आए। उन्होंने अभिषेक को देखकर कहा, अरे अभिषेक बेटा, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुमने अब तक ठीक से मुझसे बात भी नहीं की। ये मोबाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। क्या जमाना आ गया है, आजकल के बच्चों के पास अपने परिवार से दो बातें करने का भी वक्त नहीं है। दादाजी, मैं अपने काम में अभी व्यस्त हूँ। मम्मी, मुझे इस हफ्ते एक नया वीडियो गेम चाहिए जो रिमोट कंट्रोल से चलता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस वही गेम चाहिए। शीतल हमेशा अभिषेक की बातें मानती थी, लेकिन ये मोहन को खटकता था। वो नहीं चाहते थे कि अभिषेक खेल कूद छोड़कर फोन और गेम्स में डूब जाए। उन्हें डर था कि कहीं ये सब उसके भविष्य पर बुरा असर ना डाले। उन्होंने उसे फिर से समझाया, बेटा, तुम्हें समझना चाहिए कि जिंदगी में सब कुछ यूं ही नहीं मिलता। ये महंगे खिलौने और गेम्स तुम्हें कुछ देर की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन असली खेल जिंदगी हमारे साथ खेलती है। दादाजी, आप पुराने जमाने की बातें करते हैं। आजकल सब गेम्स खेलते हैं। अगर मेरे पास नया गेम नहीं होगा तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे। ये मम्मी का पैसा है और अगर आपकी वजह से मेरी आजादी पर असर पड़ेगा तो आप गांव लौट जाइए। मोहन के चेहरे पर गहरा दुख छा गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका पोता, जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था, एक दिन उन्हें यूं ताना मारेगा। शीतल चुपचाप खड़ी रही। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे, लेकिन वो हिचकते हुए समझाने की कोशिश करती है। पिताजी, मुझे माफ कीजिए। शायद मैं अभिषेक को बहुत ज्यादा छूट दे रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना, उसकी परवरिश अकेले करना आसान नहीं था। मैं नहीं चाहती उसे किसी चीज की कमी महसूस हो। शीतल ने तय कर लिया था कि इस बार वो अभिषेक की जिद नहीं मानेगी। अगली सुबह टैक्स विभाग ने घर सील करने का नोटिस थमा दिया। जल्दबाजी में उसने जो घर लिया, वहाँ पर सन्नाटा पसरा था। घर बाहर से खंडहर की तरह दिखाई दे रहा था। अंदर जाते ही मकड़ी के कई जाले, आईने के बिखरे कांच और दीवारों पर खून के निशान, जो वहाँ पर किसी के होने की दस्तक दे रहे थे। तभी शीतल चिल्लाने लगी, पिताजी, यहाँ इतनी सारी कंकालों की हड्डियाँ, मुझे ये जगह कुछ सही नहीं लग रही है। ये क्या? यहाँ दीवारों पर पुराने कोई फोटो नहीं थे और अचानक ये फटे हुए फोटो, ये बहुत ही डरावने हैं। क्या बहू, तुम बेवजह डर रही हो? कुछ भी नहीं है यहाँ। और अब तुम सोचोगी कि तुम्हें संपूर्ण सुविधा मिले तो वो मुश्किल है। मोहन के आते ही सभी चीजें गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक की नजर बाहर गई, जहाँ खून से सना झूला था, जो कि हिल रहा था, जैसे उस पर कोई झूल रहा हो। वहां जाकर उसने देखा तो उसे पुराना आधा खुला हुआ लकड़ी का बक्सा मिला, जिसमें एक अजीब वीडियो गेम था, वैसा ही जैसा वो चाहता था। गेम बहुत ज्यादा पुराना और डरावना था। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, जो खेलेगा वो मरेगा। तभी वहां मोहन आकर कहते हैं, मुझे ये गेम कुछ सही नहीं लग रहा। इसे देखकर लग रहा है ये कोई साधारण खेल नहीं है। जो चीज खुद चलकर आए उससे दूर ही रहना अच्छा होता है। क्या दादाजी, आप तो हर चीज से डरते हैं। अभिषेक गेम लेकर घर में गया। उसने रात को जब गेम ऑन किया तो घर की लाइट्स कुछ पल को झपकने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। जैसे ही लाइट बंद होती, अभिषेक को कोने में बैठी एक परछाई दिखी। उसने नजदीक जाने पर देखा कि वो गायब हो गई। उसे नजरअंदाज करके उसने गेम खेलना शुरू किया, जहां अचानक एक डरावनी आवाज आई, खेल शुरू हो गया है। अब तुम्हें हर लेवल पर मेरी आत्मा से लड़ना होगा। बच निकल सको
तो निकल जाओ, वरना इस हॉरर गेम में रह जाओगे हमेशा के लिए। वाह, ये गेम तो शुरुआत में ही इतना मजेदार लग रहा है। अगर इसे अच्छे से खेलूंगा तो और भी मजा आएगा। कुछ गेम्स दिखने में अलग होते हैं, लेकिन खेलने में उससे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। अभिषेक बिना सोचे समझे गेम खेलने की शुरुआत करता है, जिसमें एक डरावनी भयानक आवाज आती है और तभी अचानक खून की बूंदें उसके ऊपर टपकती हैं। गेम समय के साथ और भी डरावना होने लगता है। आसान नहीं है ये गेम खेलना। पहली लेवल में तुम्हें अधूरी आत्माओं की ख्वाहिश पूरी करनी होगी, वरना जमीन में जिंदा दफन हो जाओगे। गेम दिखने में जितना आकर्षित होता है, उतना ही खेलने में डरावना। ये खून कहाँ से आया? मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ। ये गेम आम नहीं है, ये सच में हकीकत बनता जा रहा है। एक डरावना सच। अभिषेक गेम से निकलना चाहता था, लेकिन खुद को अंधेरे में खून से सनी गलियों जैसी सुरंगों में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। सड़े हुए मांस की गंध थी और चारों ओर चमगादड़ की डरावनी आवाजें। वो अब गेम की भयानक दुनिया में फंस चुका था। वहीं दूसरी ओर शीतल ने जमीन पर पड़ी लाशें देखी, जिसकी खुली आंखें शीतल को घूर रही थी। एक लाश तो आधी जली थी। तभी दीवार से नाखून खरोचने की आवाज आई। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। शीतल भागी, पर उसकी टांग सड़े मांस में फंस गई। तभी एक साया हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वरना आत्मा मुझे मार डालेगी। कोई मेरी मदद करो। कोई बचाने नहीं आएगा यहाँ। ये मेरा घर है। यहाँ सिर्फ आत्माओं का निवास है, और वो खेल ही क्या जिसमें डर ना हो। शीतल की चीख सुनकर मोहन दौड़े और उसे बचाया। वो समझ गए कि मामला आम नहीं है। अभिषेक बुखार में तप रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी और दुनिया में थी। रात गहराई तो डरावनी घटनाएं भी बढ़ती गई। बहू, ये मामला अब हमारे बस का नहीं रहा। हमें रुक्मणी तांत्रिका को बुलाना होगा। वो ही ऐसी आत्माओं को वश में करने की शक्ति रखती है, लेकिन याद रखना, उसे बुलाना आसान नहीं है। पिताजी, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी। सच्चा तांत्रिक वही होता है जो बेकसूर व्यक्ति को किसी दर्दनाक आत्मा का शिकार न होने दे। आप अभी उन्हें बुलाइए। हर दिन मौत के साए में जी रहे हैं हम। अब तो भगवान और वो तांत्रिक ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। शीतल और मोहन अभिषेक की हालत देखकर घबरा चुके थे। घर के हर कोने से अजीब फुसफुसाहटें, अपने आप खुलते बंद होते दरवाजों की आवाजें और फर्श पर किसी के घिसटते पैरों की खरोंच जैसी डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक सब शांत हो गया। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये तांत्रिक थी। इस घर पर काली आत्मा का असर हो चुका है। ये खेल साधारण नहीं, एक शापित आत्मा का जाल है। राजेश नाम का लड़का इसमें धोखे से मारा गया था। उसकी अधूरी आत्मा अब इसी गेम में बसी है। जो भी इसे खेलेगा वो उसकी दुनिया में फंस जाएगा, जैसे तुम्हारा परिवार फंस गया। हे भगवान, हमें इस मुश्किल से जल्दी बाहर निकालो। तांत्रिका माँ, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरे पोते की जान को खतरा है उस आत्मा से। तांत्रिक ने अभिषेक के माथे पर राख से एक चक्र बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक अभिषेक की आंखें सफेद हो गई। शीतल के शरीर पर कटने के निशान उभरने लगे, जिसे देखकर तांत्रिक ने कहा, अभी समय है। आत्मा पूरी तरह उस पर हावी नहीं हुई है, लेकिन हमें आत्मा की अधूरी इच्छा क्या है ये जानना होगा, क्योंकि हर आत्मा एक निशानी छोड़ती है। राजेश की आत्मा के लिए हमें उसी गांव में जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी। वहीं हमें सुराग मिलेगा। अगले दिन वो सभी उस गांव में पहुंचे जहां राजेश का अतीत छिपा था। वहां एक पुराना स्कूल खंडहर में बदल चुका था। गांव वालों ने बताया
कि राजेश वहीं पढ़ता था और एक गेमिंग प्रतियोगिता में रहस्यमय तरीके से मारा गया। ये जगह मुझे अपने सपने में दिखी थी। दीवार पर खून से लिखा था, मैंने कभी ट्रॉफी नहीं जीती। यही है उसकी अधूरी इच्छा। ट्रॉफी न जीत पाने की पीड़ा उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देती। हमें उसकी आत्मा को ट्रॉफी दिलानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आत्मा तुम्हारे परिवार को मार डालेगी। तांत्रिक की पूजा के बाद अभिषेक को राजेश की जगह आत्माओं की दुनिया में गेम खेलना पड़ा। वो राजेश जैसा दिखने लगा और गेम फिर शुरू हुआ। धुएं से ढके रास्ते, चलते दरवाजे, बच्चों की चीखें और अचानक प्रकट होते कंकाल। डर बढ़ता गया, लेकिन अभिषेक ने हिम्मत नहीं हारी। तभी शीतल की आवाज आई। क्या तुम आत्मा की पीड़ा समझते हो या बस अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो? मैं उसकी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। उसे शांति मिले, बस यही चाहता हूँ। अभिषेक के बोलते ही वहाँ एक ट्रॉफी प्रकट हुई जो पहले सोने सी चमक रही थी। उस पर लिखा था राजेश विजेता। लेकिन अचानक उसकी चमक बुझने लगी और ट्रॉफी से स्याह धुआं निकलने लगा। उजाला अंधेरे में बदल गया। जमीन से हाथ उभरने लगे। ट्रॉफी से एक भयानक चीख गूंजी। मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद अभिषेक, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण की। जिन्होंने इस हॉरर गेम को अधूरा छोड़ा था, तुमने उसे पूरा कर दिया। अचानक अभिषेक की आंखें खुली। उसने देखा कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। डरावने हादसे होना बंद हो गया। उसने सभी को देखकर राहत की सांस ली और अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए माफी मांगी। तकनीक और खेल अगर संतुलन से ना अपनाए जाएं, तो ये हमारे लिए जानलेवा बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। खेल वो होना चाहिए जो हंसी लाए, डर नहीं। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन उससे पहले सावधानियां बरतना आवश्यक है। राजेश की आत्मा को मुक्ति मिलते ही सब कुछ सामान्य हो गया। अभिषेक अब समझदार हो गया था। कुछ ही दिनों में शीतल को खबर मिली कि सभी का कर्जा माफ हो गया है। वो सभी फिर से अपने पुराने घर लौट आए। बदलते समय के साथ अभिषेक गेम से ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिद और लालच इंसान को मुश्किल में डाल सकती हैं। जैसे अभिषेक ने बिना सोचे समझे एक गेम चुना जो उसकी जान के लिए खतरा बन गया। हमें समझदारी से फैसले लेने चाहिए और बुजुर्गों की सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव हमें गलतियों से बचा सकता है। गली के आखिरी छोर पर बने एक पुराने से घर को वीरू चोर आधी रात गए घूर रहा था। घर जर्जर हो चुका था और मनहूसियत से भरा हुआ लग रहा था। उसे उसके एक दोस्त ने बताया था कि उस घर में कोई रहता तो नहीं, लेकिन उसमें ढेर सारे पैसे और गहने रखे हैं। उस घर को घूरते हुए वीरू चोर खुद से ही बड़बड़ाता है। गुलाम भाई तो बता रहा था कि इस घर में कोई नहीं रहता, तो फिर इसमें रोशनी कहां से आ रही है? शायद अंदर कोई हो। अपने आप से ही बातें करता हुआ वीरू चोर बड़ी सावधानी से उस घर में घुसता है। घर काफी पुराना था। उसे देखकर वीरू चोर सोच रहा था, इतने पुराने खंडहर में मुझे नहीं लगता कि कुछ माल पानी होगा, लेकिन गुलाम ने बोला था तो एक बार देख लेता हूं। जिस कमरे से रोशनी आ रही थी, उसकी एक टूटी खिड़की से वीरू चोर अंदर झांकता है। कमरे में कोई नहीं था। मनहूसियत से भरे उस कमरे के बीचों बीच एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी में कमरा थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। उस मोमबत्ती के पास एक पुराना सा लूडो का गेम रखा हुआ था। उसे देखता हुआ वीरू चोर सोचता है, क्या रात में यहाँ कोई लूडो खेलता है? जरूर इस वीरान घर में जुआरी जुआ खेलने आते होंगे। घर की तलाशी तो लेनी पड़ेगी। इतना सोचता हुआ वीरू चोर उस घर में दाखिल हो जाता है। पूरे घर में खोजते हुए वीरू को कहीं कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार वीरू उस कमरे में पहुंचता है जहां मोमबत्ती जल रही थी
उस घर की तलाशी लेने पर वीरू को एक लकड़ी की भारी भरकम अलमारी नजर आती है। उस अलमारी में बने एक छोटे सुराख के अंदर टॉर्च जलाकर वीरू चोर देखता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उस अलमारी में बहुत सारा सोना रखा हुआ था। ओह माय गॉड, इसमें तो बहुत माल है। वीरू, तेरी तो लॉटरी लग गई। वीरू चोर खुश होता हुआ उस अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगता है। ना, ये अलमारी ऐसे नहीं खुलेगी। वीरू चोर डर कर चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तुम कौन हो? मेरा नाम रूही है और मैं इसी घर में रहती हूँ। लेकिन तुम अभी तो इस कमरे में नहीं थी। मैं यही थी, उस कोने में। तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वीरू चोर उस लड़की को अचानक से देखकर डर गया था। उसे नहीं समझ में आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। मैं तो बस यूं ही। कोई बात नहीं। यहाँ जो भी इतनी रात में आता है, उसके आने की वजह एक ही होती है, सोना। उस अलमारी में रखा हुआ सोना। मगर इसे कोई चुराता क्यों नहीं? इस सोने को चुराया नहीं जा सकता, इसे बस जीता जा सकता है। और इसे जीतने का तरीका है ये लूडो गेम। जिसने ये गेम जीता, सारा सोना उसका। मगर इस अलमारी की चाबियां कहाँ हैं? चाबियां? ये रही। मगर इन चाबियों को हासिल करने से पहले तुम्हें ये गेम जीतना पड़ेगा। ये लूडो गेम बचपन में खेलता था मैं, अभी क्या। वीरू चोर बैठकर उस लूडो के गेम को देखने लगता है। उसके रंग बिरंगे खानों में छोटी छोटी लूडो की गोटियां रखी हुई थी और उसके पास ही एक डाइस पड़ा हुआ था। रूही के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई थी। वो उतावली लग रही थी। जल्दी करो, गेम शुरू करो। मैंने बोला था ना कि इसे मैंने बचपन में खेला था, अभी तो कुछ याद ही नहीं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम बस उस डाइस को फेंको और गेम शुरू करो। अरे ऐसे कैसे गेम शुरू कर दूं? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये गेम अकेले नहीं खेला जाता। तुम गेम शुरू करो, अपनी चाल चलो, बाकी कुछ मत सोचो। ये लो, मेरी गोटी तो पहली बार में ही खुल गई। मैंने तो शुरू कर दिया, अब आपकी बारी। वैसे मैं बता दूं, जीतूंगा मैं ही। वीरू इतना बोल ही रहा था कि अचानक नीचे पड़ा डाइस अपने आप ही हवा में उछलकर गिर जाता है। वीरू आंखें फाड़कर ये नजारा देख ही रहा था, तब तक लूडो पर रखी गोटी अपने आप आगे बढ़ जाती है। ये क्या है? गोटियां अपने आप कैसे बढ़ रही हैं? क्या हो रहा है? मैंने बोला था ना तुम्हें, साथ में खेलने वालों की कमी महसूस नहीं होगी। वीरू चोर काफी डर गया था। वो डर कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे नहीं खेलना ये खेल, मैं जा रहा हूं। इतना बोलता हुआ वीरू चोर दरवाजे की तरफ भागता है। वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था, मगर उसके पहुंचने से पहले दरवाजा अपने आप झटके से बंद हो जाता है। वीरू चोर उस दरवाजे का हैंडल खींचता हुआ जोर जोर से चीखता है, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, खोलो दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। तुमने तो इस खेल का रूल पूरा सुना ही नहीं। एक बार चाल चलने के बाद बिना खेल खत्म हुए कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं चाहिए सोना। मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ भेजा था, मुझे जाने दो। यहाँ कोई किसी के कहने से नहीं आता।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आता है, और वो है लालच। ढेर सारे पैसों की लालच। इतना बोलती हुई रूही उसके पास आ गई थी और नीचे गिरे हुए वीरू के गले में एक रस्सी डालकर कसने लगती है। वीरू की सांसें रुकने लगी थीं। वो तड़पता हुआ रूही से बोलता है, रुको ना, मुझे जाने दो, मैं लूडो खेलने के लिए तैयार हूँ। अपनी जान बचाने के लिए वीरू चोर लूडो खेलने बैठ गया था। वो अपनी गोटियां चल रहा था, मगर सामने उसके साथ कौन खेल रहा था उसे कुछ पता नहीं था। लूडो का गेम कुछ देर चलता है, फिर वीरू चोर अपनी गोटी से सामने वाले की गोटी काट देता है। कमरे में अचानक से किसी के दर्द से रोने की आवाज आने लगती है। ये किसके कराहने की आवाज है? तुमने जिसकी गोटी काटी, ये उसी के रोने की आवाज है। उसे दर्द होता है जब उसकी गोटी कटती है। धीरे धीरे लूडो का गेम और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा था। वीरू चोर ने 2 बार सामने वाले की गोटी काटी थी और अब उसे भी उस सोने को जीतने का लालच हो गया था। वो इस गेम को खत्म करके सारा सोना यहाँ से ले जाना चाहता था। ये खेल में जीतने के बाद मैं ये सारा सोना लेकर जा सकता हूँ ना? हाँ, ये खेल शुरू ही इसलिए हुआ है। वीरू चोर बार बार सामने वाले की गोटी काट रहा था। उसे वही दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वीरू चोर को उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा, मगर गेम जैसे जैसे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा था, वीरू चोर को अपने शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। आखिरकार इस गेम में वो मोड़ भी आया जब वीरू चोर की गोटी कटती है। सामने वाले ने वीरू चोर की गोटी काट दी थी। इस बार दर्द सहने की बारी वीरू चोर की थी। तभी अचानक उसके सामने एक साया नजर आने लगता है, जिसे देखकर वीरू चोर की सांसें रुक जाती हैं। यह खुद वीरू था, मगर वो किसी शैतान की तरह लग रहा था। वो हंसते हुए वीरू चोर से बोलता है, वीरू, पहचाना मुझे? मैं हूं तेरी लालच। मैं ही तेरे साथ ये खेल खेल रहा था। इस कमरे में जो भी आता है, मैं उसका शरीर छोड़कर उसी के साथ ये खेल खेलता हूँ। तूने कई बार मेरी गोटी काटी। देख मुझे कितनी चोटें आई। इस बार बारी तेरी है। उस इलाके से कुछ दूर एक झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक बूढ़ा आग जलाए हुए बैठा था। उसके सामने एक नौजवान आदमी बैठा हुआ था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बाबा, आप बता रहे थे कमला नगर के उस घर के बारे में, जिसके अंदर जाने वाला बाहर नहीं निकल पाता। वो घर नहीं, बल्कि मौत का एक जाल है, जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं निकल पाता। उसे खुद उसी की लालच मार देती है। मगर कोई अपने आप को कैसे मार सकता है बाबा? बेटा, हमारे अंदर जो भी बुरी लत है, वही वजह बनती है हमारी बर्बादी की। ये काम, क्रोध, घमंड, लालच, यही सब हमें ले डूबती है। ये तो ठीक है बाबा, मगर उस घर में ऐसा क्या है? वो घर असल में पहले कभी रमनी ताई का था। कहा जाता है कि रमनी ताई के पास बेशुमार सोना था। रमनी ताई बहुत पहले विधवा हो गई थी और उनकी बस एक जवान बेटी थी। उस सोने पर कई सारे लोगों की नजर थी, इसीलिए रमनी ताई ने उस सोने पर काला जादू करवा रखा था। उनके जीते जी उस सोने को कोई नहीं हथिया सका। फिर उनके मरने के बाद चोर अक्सर रात उस घर में सोना चुराने जाते रहते थे। उस सोने को तो कोई नहीं चुरा सका, लेकिन चोरों ने उसकी जवान बेटी की इज्जत लूटकर उसे मार दिया। कहते हैं उस घर में उसी की आत्मा रहती है और जो कोई भी उस घर में सोना चुराने जाता है, वो उसी की लालच से उसे मार देती है।